हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आर्ट एग्जाम पॉइंटर यूथ कंपटीशन टाइम्स। डिस्क्रिप्शंस के साथ है लाइक टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, डीआईईटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर एंड यूजीसी नेट जेआरएफ सेट बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है और ये पूरा बुक मैं कंप्लीट करा दूंगी। पहले आज इसका कंटेंट देख लीजिए। आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर करने वाली हूँ क्या क्या इस बुक में है। भारतीय कला का अर्थ एवं उसका स्वरूप, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, प्राचीन साहित्य कला, सौंदर्य शास्त्र, सिंधु सभ्यता की कला, मौर्यकालीन कला, स्तंभ मूर्तिकला, गुफाओं की कला, मध्यकालीन कला शैली, ईरानी मुगल शैली, दक्षिणी शैली चित्र शैली, राजस्थानी चित्रकला शैली, टाइम ड्यूरेशन 1550 टू 1900 मीन्स 16 टू 19th सेंचुरी BC, पहाड़ी चित्रकला शैली 1700 टू 1900, आधुनिक पट चित्रकला, कला के क्रमिक विकास, बंगाल स्कूल कलाकार का ग्रुप है लाइक कोलकाता ग्रुप, भारतीय समकालीन कलाकार, भारतीय मूर्तिकार, यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला, मध्यकालीन कला, पुनर्जागरण कालीन कला एवं अन्य वाद, महत्वपूर्ण वाद है लाइक ग्राफिक आर्ट, विज्ञापन कला, विविध भी काफ़ी मिसलेनियस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय वास्तुकला, भारतीय मूर्तिकला। आज यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हैं। अध्याय फर्स्ट, भारतीय कला का अर्थ एवं उसका स्वरूप। डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन से कला मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन है। क्या है? भावों की अभिव्यक्ति व प्रकाशन। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है वह आर्ट कला कहलाती है। संसार के विकास की भांति कलाओं का विकास कभी पूर्ण नहीं होता है, उसमें सदैव नवीन संभावनाएं बनी रहती हैं। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? ऋग्वेद में। और यथार्थवादी प्रयोग कहाँ हुआ है? यथार्थवादी प्रयोग हुआ है भरत मुनि की ग्रंथ नाट्यशास्त्र में। प्राचीन समय में कला के स्थान पर शिल्प शब्द का प्रयोग होता था। कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग हुआ था भरत मुनि के नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। उसका टाइम था प्रथम शताब्दी। भरत मुनि की नाट्यशास्त्र ग्रंथ में ही 8 रसों का उल्लेख मिलता है और टोटल 9 रस होता है। 9वां रस शांत रस है और 9वें रस का जिक्र आपको मिलेगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। कला के लिए आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 13वीं शताब्दी में। कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कल या कर धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। यूनान में सर्वप्रथम कला शब्द के लिए टेक्ने शब्द का प्रयोग किया गया। कौन से शब्द का यूज किया गया? टेक्ने शब्द का। इसका अर्थ होता है शिल्प। लैटिन भाषा में आर्ट शब्द को आर्स या आत्म के नाम से उत्पन्न माना जाता है। भारतीय दर्शन में कला को सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में जाना जाता है। वैदिक साहित्य में शिल्प शब्द का प्रयोग कलाओं के अर्थ में ही हुआ है। महर्षि पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक कहे जाते हैं। इनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी में इन्होंने नर्तक, वादक एवं गायक को शिल्पी कहा है। अष्टाध्यायी में इन्होंने चारू और कारू का जिक्र किया है। चारू ललित कला को कहते हैं और कारू उपयोगी कला जो यूजफुल फिजिकल लाइक जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, भौतिक
सत्ता को व्यक्त किया जाता है वो है उपयोगी कला। इन्होंने चारु और कारू कहा। किसने कहा? महर्षि पाणिनि ने अपने पुस्तक अष्टाध्यायी में। प्राचीन साहित्य में कला के लिए शिल्प तथा कलाकार के लिए शिल्पी शब्द का प्रयोग किया गया। दोनों याद रखिएगा, कला के लिए शिल्प यूज किया गया लेकिन कलाकार के लिए शिल्पी। कला के संदर्भ में शैली शब्द का प्रयोग चित्रकार द्वारा उसके विशिष्ट मार्ग के अर्थ में ही लिया गया है। शैली शब्द को संस्कृत साहित्य में रीति कहा गया। क्या कहा गया? रीति कहा गया। कला शब्द का सर्वप्रथम आजकल काव्य, संगीत, चित्र, वास्तु आदि ललित कलाओं के रूप में भी होने लगा है। कला की अवधारणा एवं परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ आर्ट देख लेते हैं। प्लेटो के अनुसार सत्य की अनुकृति मीन्स आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो के अकॉर्डिंग कला सत्य से दो गुनी दूरी पर है। कैसे है देख लेते हैं। लाइक ये वुड है, वुड या फिर ट्री, इमेजिन कर लीजिए ये ट्री है। ट्री से क्या बनता है? चेयर। ट्री से चेयर बन गया। तो चेयर को किसने कॉपी किया? आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग में कॉपी किए। तो इनका कहना था कि वुड गॉड क्रिएशन है, लकड़ी गॉड क्रिएशन है, पेड़ से मिलता है, फिर उसी वुड से चेयर बनता है, फिर उसी चेयर को आर्टिस्ट अपने कॉम्पोजिशन में ऐड करते हैं कॉम्पोजिशन में। तो उनका कहना था कि कला सत्य से दो गुनी दूरी पर है। इसी तरह से उन्होंने सिम्बलाइज किया था। किसने? प्लेटो ने। अब नेक्स्ट है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल कौन है? ग्रीक फिलोसफर हैं। प्लेटो भी ग्रीक फिलोसफर ही थे। प्लेटो के स्टूडेंट है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के टीचर हैं प्लेटो। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग अनुकरणीय मूल है, अर्थात कला नकल की नकल है। हिगल के अकॉर्डिंग, हिगल ने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स थ्योरी दिए थे। हिगल के अकॉर्डिंग फिजिकल थ्योरी है, भौतिक सत्ता को व्यक्त करता है। तो फिजिकल थ्योरी याद कीजिएगा, किसके अकॉर्डिंग? हिगल के अकॉर्डिंग भौतिक सत्ता। हिगल ने देखिए 5 ड्यूरेशन बताए हैं। ललित कला जो 5 होती हैं, ललित कला में 5 इन्होंने उच्च में रखे हैं काव्य को। काव्य में मटेरियल कम यूज होता है लेकिन वर्ड का मूल होता है, तो इन्होंने काव्य को उच्च पे रखा है। सेकंड रखे हैं संगीत को मीन्स म्यूजिक। थर्ड रखे हैं पेंटिंग मीन्स चित्रकला। 4th नंबर पर इन्होंने रखा है स्कल्पटर मूर्ति को। 5th नंबर पर आर्किटेक्चर को निम्न वर्ग का सबसे लोएस्ट माना है और काव्य को सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे हेगल के अकॉर्डिंग रखा गया है। नेक्स्ट है रस्किन। अकॉर्डिंग टू रस्किन की फिलॉसफी है ईश्वरीय कृति के लिए मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है, मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट है फ्रायड, सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप किसके अकॉर्डिंग है? फ्रायड। सिगमंड फ्रायड के अनुसार है। सिगमंड फ्रायड के मनोविज्ञान से एक वाद प्रभावित हुआ, उसका नाम था अति यथार्थवाद, सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट, इसके वादों से प्रभावित रहा था। सिगमंड फ्रायड ने बेसिकली लिबिडो थ्योरी दी है। लिबिडो थ्योरी के लिए सिगमंड फ्रायड काफ़ी फेमस है और अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड इनके थॉट्स होते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग है मनुष्य कला के माध्यम से अपने गंभीर अंतर की अभिव्यक्ति करता है। मैथिली शरण गुप्त का कोटेशन रहा है अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति कला है, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति कला है। स्पिनोजा के अकॉर्डिंग कला भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति है, कला भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति है। किसके अकॉर्डिंग है? स्पिनोजा के अकॉर्डिंग। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग है आत्मा का ईश्वरीय संगीत कला है, आत्मा का ईश्वरीय संगीत कला है महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है वायरन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं मस्तिष्क की सृष्टि संबंधी चेष्टा ही कला है। हेजरलेट के अकॉर्डिंग कला कल्पनाओं और भावनाओं की भाषा है, कला कल्पनाओं और भावनाओं की भाषा है।
हेजलिट के अकॉर्डिंग है। पैब्लो पिकासो क्यूबिज्म आर्टिस्ट है। क्यूबिज्म मीन्स घनवादी कलाकार। इनके अकॉर्डिंग है कला एक ऐसा असत्य है जिसमें सत्य का बोध होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। कला ऐसा असत्य है जिसमें सत्य का बोध होता है। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1907 में पेरिस में, 1925 तक चला। यहाँ के महत्वपूर्ण कलाकार हैं पैब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्राक। कुछ अनदर फेमस आर्टिस्ट हैं फर्नालेजे, हॉर्नग्रेस। नेक्स्ट है आरजी कलिंगवुड। आरजी कलिंगवुड के अकॉर्डिंग है कला जीवन की आधारशिला है। कला जीवन की आधारशिला है। कला अपर्याप्त के विरुद्ध विरोध है। अज्ञेय के अनुसार, अज्ञेय के अनुसार क्या है? अपर्याप्त के विरोध, विद्रोह विरोध है कला। नेक्स्ट है कला का वर्गीकरण। देख लेते हैं कला का वर्गीकरण। प्राचीन भारत में प्रकृति से कला की पृथक करने के लिए प्रकृति को देव शिल्प या ब्रह्मांडित कला कहा गया। क्या कहा गया? प्रकृति को देव शिल्प या ब्रह्मांडित कला। देव शिल्प को ही यूरोप में कॉस्मिक आर्ट कहते हैं। यूरोप में क्या कहते हैं? कॉस्मिक आर्ट। कला को दो भागों में बांटा गया है। इसके टू पार्ट्स हैं। पहला है देव शिल्प और दूसरा है मानव शिल्प। मानव शिल्प के अनुसार, मानव शिल्प के अकॉर्डिंग उसके भी टू पार्ट्स हैं। इस वक्त तो देव शिल्प को कॉस्मिक आर्ट जो कहते हैं यूरोप में, कॉस्मिक आर्ट, इसे कला के दायरे में नहीं, सिर्फ मानव आर्ट को ही, मानव शिल्प को ही रखा जा रहा है कला के दायरे में। मानव शिल्प के दो भाग हैं। पहले भाग को कारू, कारू मीन्स उपयोगी कला, उपयोगी कला कह लें या फिर यूजफुल आर्ट। यूजफुल आर्ट लाइक फेमस होता है कारपेट, भदोई का, बनारस की साड़ियाँ, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं जिसे डेली लाइफ में आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, लाइक कोई भी यूज़ करता है अपने जेन्युइन फैमिलीज, या फिर लाइक वॉच वगैरह हो गया, ये उपयोगी कला होता है। नेक्स्ट है चारू। चारू कहते हैं ललित कला को। ललित कला मीन्स फाइन आर्ट। ललित कला के दायरे में फाइन आर्ट। फाइन आर्ट के कितने पार्ट्स हैं? फाइन आर्ट के 5 ड्यूरेशन, 5 पार्ट्स हैं। पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, प्रिंट एंड पोएट्री। हिगल ने ललित कला को 5 भागों में बांटा है। ललित कला की कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स किए हैं हिगल के अकॉर्डिंग। वैसे तो ललित कला 5 होती है, 5 भागों में इन्होंने काव्य, पोएट्री को सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे रखे हैं, और संगीत कला को सेकंड नंबर पर, चित्रकला को थर्ड नंबर पर, मूर्तिकला एवं मूर्तिकला लाइक 4th नंबर पर है, और वास्तुकला और स्थापत्य कला 5th नंबर पर है। सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर है काव्य लाइक पोएट्री, एंड सबसे लोएस्ट पोजीशन पर है, सबसे ज़्यादा मटेरियल यूज़ किया जाने वाला स्थापत्य कला है, इसको इन्होंने सबसे लोएस्ट पोजीशन पे रखा है। किसने रखा है? हिगल ने। हिगल ने अपने वर्गीकरण हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स, हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट में काव्य कला को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है। हिगेल ने विश्व की समस्त कला को 3 भागों में बांटा है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। सिंबॉलिज्म लाइक प्रतीकवाद, प्रतीकात्मक कला, सिंबॉलिज्म, वास्तुकला को उन्होंने माना है। शास्त्रीय कला मीन्स क्लासिकल आर्ट, मूर्ति कला को माना है, और स्वच्छंदतावादी रोमांटिक आर्ट, काव्य और संगीत को माने हैं। कौन? हिगल। हिगल के अकॉर्डिंग 3 वर्ल्ड के मतलब विश्व के 3 कलाएं हैं। विश्व की कला को 3 भागों में इन्होंने बांटा है। प्रतीकात्मक, शास्त्रीय एवं स्वच्छंद मीन्स रोमांटिक। हिगल ने इंद्रियों के आधार पर कलाओं का वर्गीकरण 2 भागों में किया है। इंद्रियों के आधार कौन कौन से? दृश्य कला एंड श्रव्य कला। दृश्य कला विजुअल आर्ट, विजुअल आर्ट जो हम अपनी आंखों के थ्रू देखते हैं उसे बोलते हैं दृश्य कला, लाइक पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट आ जाता है श्रव्य कला। श्रव्य कला जो हम अपने कानों से सुनते हैं, ऑडियो आर्ट कह सकते हैं। ऑडियो आर्ट, ऑडियो आर्ट में रखा गया है काव्य और संगीत, काव्य संगीत में पोएट्री और म्यूजिक को। ललित कला में सौंदर्य की प्रधानता होती है, अर्थात यह सौंदर्यात्मक होता है। ललित कला अट्रैक्टिव होती है। कला का डिवाइडेशन देखिए, देव शिल्प और मानव शिल्प। देव शिल्प को कॉस्मिक आर्ट कहते हैं,
कॉस्मिक आर्ट यूरोप में, इसे कला के दायरे से अब हटा दिया गया है। दूसरा है मानव शिल्प। मानव शिल्प के टू पार्ट्स हैं, कारुशिल्प और चारुशिल्प। कारुशिल्प को बोला गया है उपयोगी उदार कला, और चारुशिल्प को ललित कला। उपयोगी मीन्स यूजफुल आर्ट, यूजफुल आर्ट बोला गया है कारू को, और चारू को फाइन आर्ट्स ललित कला। और किसने कहा है, तो अष्टाध्यायी ग्रंथ है पाणिनि की, उस ग्रंथ में इसका मेंशन किया गया है। फिर ललित कला के डिवाइडेशन देख लेते हैं। ललित कला का डिवाइडेशन हुआ है, ललित कला के 5 भाग हैं। सबसे पहले देखिए, ललित कला को देश व काल सापेक्ष स्थिर अथवा गतिशील कला, स्थिर अथवा गतिशील कला को 2 भागों में बांटा गया है। इसके भी 2 भाग किए गए हैं, देश सापेक्ष व काल सापेक्ष। देश सापेक्ष स्टैटिकल आर्ट और काल सापेक्ष टेम्पोरल आर्ट अथवा स्टैटिक आर्ट या फिर डायनामिक आर्ट कहा गया है। देखिए, ललित कला के ही 2 पार्ट्स हुए हैं, देश सापेक्ष और काल सापेक्ष। देश सापेक्ष को रखा गया है चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला में। काल सापेक्ष को रखा गया है काव्य और संगीत मीन्स गीत, वाद्य और नृत्य में। फिर उसके बाद ललित कला का देखिए सहज व माध्यम आधारित, उसी ललित कला को फिर 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया, सहज व माध्यम आधारित। सहज किसे कहते हैं, जो चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला ना हो। फॉर एग्जाम्पल नृत्य, गीत, कविता और अभिनय, ये हो गया सहज। दूसरा है माध्यम, जिसमें मीडियम का यूज करते हैं, मटेरियल्स का, लाइक चित्र, मूर्ति और स्थापत्य। फिर उसी को डिवीजन में देखिए 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइडेशन किया गया, दृश्य कला एवं श्रव्य कला। दृश्य मीन्स विजुअल आर्ट एंड श्रव्य कला ऑडिटरी आर्ट। विजुअल आर्ट के कितने पार्ट्स है, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर और म्यूजिक, विजुअल आर्ट। और नेक्स्ट आ जाएगा ऑडियो आर्ट। ऑडियो आर्ट में काव्य, गीत और वाद्य आ गया। ये डिवाइडेशन था आपका चार्ट शॉर्ट पे, इस तरह से आप समझ सकते हैं। सॉरी, अब देख लेते हैं आगे। ललित कला को भारतीय विद्वानों के अनुसार 5 भागों में बांटा गया। वो 5 पार्ट्स कौन कौन से थे, ललित कला, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला एवं काव्य कला। चित्रकला, इसका माध्यम ब्रश, रंग। मूर्तिकला, इसका माध्यम चूना व मिट्टी, धातु। वास्तुकला, इसका माध्यम सीमेंट, प्रस्तर लाइक पत्थर, स्टोन। संगीत कला माध्यम स्वर व नाद। काव्य कला का माध्यम शब्द व अर्थ। अब ग्रंथ, डिफरेंट ग्रंथों में कलाओं का उल्लेख है, लाइक 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद ग्रंथ में मिलता है। टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग हुआ और यजुर्वेद में सर्वप्रथम 64 कलाओं का उल्लेख मिला। 64 कलाओं का उल्लेख वात्स्यायना की कृति कामासूत्रा ग्रंथ में मिलता है। शुक्रनीति सार में भी 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। प्रबंध कोश में 72 कलाओं का उल्लेख मिलता है। प्रबंध कोश जैन ग्रंथ है, इसके लेखक हैं राजशेखर। ललित विस्तार में 84 प्रकार की कलाओं का उल्लेख मिलता है। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ है। क्षेमेंद्र की पुस्तक कला विलास, कला विलास में 350 कलाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है चित्रकला की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ पेंटिंग। किसी भी धरातल जैसे भित्ति, सरफेस हो गया, काष्ठफलक, कार्डबोर्ड या फिर रंग रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई अथवा ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास करना चित्रकला है। कला मानव संस्कृति की उपज है, इसका उदय मानव की सौंदर्य भावना का परिचायक है। कला का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का छोटा अंश। कला धातु से ध्वनि व शब्द का बोध होता है। क प्लस ल बराबर कल, या मतलब क से कामदेव अर्थात सुंदर, ला से
लाने वाला अर्थात सुंदरता, कला कहते हैं इसे। भारतीय ग्रंथों में मानव जीवन के 4 प्रयोजन बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 प्रयोजन बताए गए हैं। कला के प्रकार, कला के विभिन्न प्रकार हैं। इन प्रकारों का परिणाम, परिगणन भिन्न भिन्न होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। मोटे तौर पर जिस वस्तु, रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है उसी के आधार पर इस कला के प्रकार होते हैं। लाइक चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, मृदभांड और मुद्रा कला। लाइक पेंटिंग, चित्रकला, भवन की भित्तियां, छतों या स्तंभों पर अथवा वस्त्र पर जो मीना मतलब पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती है उसे चित्रकला कहते हैं। मूर्तिकला, पत्थर या धातु की छोटी बड़ी मूर्तियां। वास्तुकला, भवन निर्माण जैसे दुर्ग, प्रासाद, मंदिर, मकबरे। मृदभांड कला, जैसे मिट्टी के बर्तन। मुद्रा कला, सिक्के या मुहरे। नेक्स्ट है, जिस पदार्थ से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उन पदार्थों के नाम के आधार पर कला के प्रकार हैं। लाइक चित्रकला, भवन भित्तियों, छतों, स्तंभों अथवा भोजन पात्र पर। मृदभांड कला, मिट्टी से निर्मित कलाकृतियां। धातु कला, कांसे, तांबे अथवा पीतल से बनाई गई मूर्तियां। प्रस्तर कला, पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियां। दंत कला, जो इसे आइवरी, हाथी के दांत से बनाई जाती है उसे दंत कला कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मूर्ति कला भी अपनी निर्माण शैली के आधार पर प्रायः 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। मूर्ति कला, उत्कीर्ण कला। देखिए सब्सट्रैक्टिव, सब्सट्रैक्टिव और एडिटिव, एडिटिव 2 टाइप्स के मूर्तिकला होते हैं। सब्सट्रैक्टिव हम उसे कहते हैं जिसमें कोई भी, लाइक उत्कीर्णन को सब्सट्रैक्टिव में रखा जाता है। एडिटिव जिसमें चीज़ें ऐड करते हैं, लाइक एक ज़ीरो से बनाना शुरू करें, ऐड करते जाएं, ऐड करते जाएं, उसे एडिटिव कला कहते हैं, एडिटिव मूर्तिकला कहते हैं। एडिटिव मूर्तिकला में आ जाएगा असेंबलाज, कास्टिंग, और देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहले मूर्तिकला तराशे गए पत्थरों या अवलोकन से की जाता है। उत्कीर्ण कला, उत्कीर्ण कला, इसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा काष्ठ में फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है। इसी आधी आकृति, इसमें आधी आकृति बनाई जाती है। इसे अर्धचित्र भी कहा जाता है। 2D रिलीफ में होता है, ठीक है, हाई रिलीफ में होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। हाई रिलीफ देख लेते हैं। इसमें गहराई को उभार कर तराशा जाता है, हाई रिलीफ कहते हैं। लो रिलीफ किसे कहते हैं, इसमें हल्का तराशा जाता है इसलिए आकृति में चपटापन होता है, उसे लो रिलीफ कहते हैं। भारतीय चित्रकला की विशेषता, धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता। भारतीय चित्रकला का स्वरूप धर्म प्रधान है। अंतःकरण की प्रेरणा, भारतीय चित्रकला में मनुष्य के स्वभाव या अंतःकरण की गहराई तथा पूर्णता से दिखाने का महत्व है। कल्पना प्रिय, कल्पना प्रिय, भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता कल्पना प्रिय है, इमेजिनेशन विचरण करती है, इसीलिए इस कला को, कला में आदर्शवादी का विशेष महत्व है। नेक्स्ट है रेखा व रंग, लाइंस और कलर स्कीम के थ्रू भारतीय चित्रकला में रेखा प्रधान है, इम्पॉर्टेंट है, रेखा प्रधान है और रेखा के साथ साथ रंग प्रधान है। नेक्स्ट है अलंकारिकता, भारतीय चित्रकला में अलंकरण का अत्यधिक महत्व है। कला के षडांग, 6 लिम्स ऑफ आर्ट, लाइक वात्स्यायन द्वारा रचित कामासूत्रा, कामासूत्रा में 64 कलाओं का वर्णन है। कितनी कलाओं का वर्णन है, 64। किसके अकॉर्डिंग, वात्स्यायन के अकॉर्डिंग, उनकी ग्रंथ कामासूत्रा में, जिसमें चौथे स्थान आलेख्य चित्रकला का वर्णन है। चौथे स्थान पर जो कला है उसे आलेख्य में चित्रकला
का वर्णन है कामा सूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में 11वीं शताब्दी में पंडित यशोधरा ने जयमंगला नामक नाम से टीका लिखा था। कला के षडांग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिक्स लिम्स ऑफ आर्ट, कला के षडांग के 6 पार्ट हैं। देखिए, वात्स्यायन द्वारा रचित कामासूत्रा ग्रंथ है वात्स्यायन की। उसमें 64 कलाओं का वर्णन है। कितने कलाओं का वर्णन है? टोटल 64 कलाओं का वर्णन है, जिसमें चौथे नंबर पर जो स्थान है आलेख्य चित्रकला का वर्णन है। कामासूत्रा के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में 11वीं शताब्दी में पंडित यशोधर ने अपनी पुस्तक जयमंगला नाम से टीका लिखी है। तो पंडित यशोधरा की ग्रंथ है जयमंगला और उसके जो टीकाकरण किया गया है वात्स्यायन ने किया है, जिसमें 6 अंगों का उल्लेख मिलता है। उसमें कहा गया है, देखिए इसका श्लोक है, रूपा भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। लाइक फर्स्ट नंबर पर रूपा भेदा, इंग्लिश में बोलते हैं अपीयरेंस ऑफ नॉलेज, दृष्टि का ज्ञान या आकृतियों में भिन्नता। नेक्स्ट है प्रमाणा, मेजरमेंट, माप तौल या आकृतियों का ठीक ठाक ज्ञान। भाव, एक्सप्रेशन, आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे या आंतरिक भावना की अभिव्यक्ति मीन्स एक्सप्रेशन। एंड द 4th वन इज लावण्य योजना, ग्रेसफुल ब्यूटी, कलात्मक और सौंदर्य का समावेश या बाह्य सौंदर्य का रूप परिमित। सादृश्यम, सिमिलैरिटी, आकृतियों में समानता। वर्णिका भंग, कलर स्कीम, नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। यह चित्रकला की सबसे कठिन साधना है। सिंपल तरीके से समझ लें, एक कैनवस हमने लिया, कैनवस सेलेक्ट किया, कैनवस में सबसे पहले किसका क्रिएशन करेंगे? रूप भेद मीन्स अपीयरेंस ऑफ नॉलेज, सबसे पहले रूप भेद एक क्रिएशन करेंगे। उसके बाद प्रमाण, इसका मेजरमेंट देखेंगे कि परफेक्ट लैंडस्केप है या नहीं है। उसके बाद उसका एक्सप्रेशन देखेंगे कि एक्सप्रेशन लाइक भाव कैसा है, जो हम बना रहे हैं एक्चुअल भाव है कि नहीं। लावण्य योजना, जो हम लैंडस्केप बना रहे हैं उसमें अट्रैक्शन, ब्यूटी, सिमिलैरिटी, सॉरी एस्थेटिक होनी चाहिए, एस्थेटिक, ठीक है। सिमिलैरिटी सादृश्यम को कहते हैं कि जो सामने देख कर बना रहे हैं सेम सिमिलर है ये डिफरेंट हो रहा है। वर्णिका भंग कहते हैं एक पैलेट ऑफ कलर स्कीम को, कि जैसे आर्टिस्ट सामने व्यू देख रहे हैं उस तरह से अपने लैंडस्केप में कलर अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। ये प्रोसेस है पेंटिंग का, उसे बोलते हैं 6 लिम्स ऑफ साडांग। भारतीय चित्रकला के षडांग के प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं? पंडित यशोधरा की कृति है जयमंगला टीका में 6 अंगों का उल्लेख है। देखिए, पंडित यशोधरा की पुस्तक है जयमंगला, लेकिन 6 लिम्स ऑफ साडांग का जो टीकाकरण हुआ है, टीकाकरण किए वात्स्यायन, ये याद रखिएगा, अभी आया हुआ भी था 2021 के एग्जाम में। टीकाकरण पूछ लिया था, कुछ लोगों ने जल्दबाजी में जयमंगला पंडित यशोधरा करेक्ट कर दिए थे, जबकि टीकाकरण पूछा गया था कि टीकाकरण किसने किया है, तो वात्स्यायन की ग्रंथ कामासूत्रा के द्वारा की गई है। रूपभेद के, एक सेकेंड, हाँ आगे देख लेते हैं। रूप भेद के द्वारा आत्मा और चक्षु द्वारा रूप की पहचान होती है। उसी प्राचीन ग्रंथ का नाम जयमंगला है, जिसमें भारतीय कला के 6 अंग उल्लेख हैं। रूपभेद के द्वारा रूपों के बाहरी भेदों का अध्ययन किया जाता है। कामसूत्र ग्रंथ के टीकाकरण पंडित यशोधरा का है, ठीक है। रूपभेद के द्वारा आकृतियों की भिन्नता तथा दृष्टि का ज्ञान प्रकट होता है। नेक्स्ट है प्रमाण मीन्स मेजरमेंट।
आकृतियों का ठीक ठाक अनुपात प्रमाण कहलाता है। प्रमाण को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन। प्रमाण के द्वारा वस्तु का ब्यौरा मतलब एक्चुअल साइज का हम एक एज्यूम कर सकते हैं। अनुपात लंबाई चौड़ाई व शरीर रचना की माप प्रमाण के अंतर्गत आता है। कला आचार्यों ने प्रमाण की दृष्टि से 5 रूपों को बताया है। देख लेते हैं वो 5 रूप कौन कौन से हैं। शुक्राचार्य में पुरुषाकृतियों के 5 भेद बताए गए हैं। किसमें? शुक्राचार्य में। नर, क्रूर, असुर, वामन और कुमार। आकृतियां ताल। देखिए मानव की आकृतियां का ताल कितना है? साधारण 8 ताल, उत्तम 9 ताल। माइकल एंजिलो ने अपने स्कल्पचर में 8 ताल का यूज किया है। और वैसे देखिए ताल कितने होते हैं ह्यूमन बीइंग, अगर फीमेल को बना रहे हो तो 7 1.5 7.5 ताल का फीमेल का फिगर होता है और मेल का 7 ताल। और माइकल एंजिलो के अकॉर्डिंग 8 ताल बताया गया उनके मूर्ति में। भयानक मानव 12 ताल का, राक्षस 16 ताल का, कुमार 8 ताल का, बालक 5 ताल का। And the next one is similarity. Similarity means सादृश्यम। Similarity इंग्लिश में बोलते हैं सादृश्यम को। सादृश्यम का अर्थ होता है आकृति में समानता। किसी मूल वस्तु पदार्थ या भाव के साथ उसकी प्रतिकृति की समानता को सादृश्यम कहते हैं। चित्र सूत्र में सादृश्य को चित्र की प्रधान वस्तु माना गया है। प्रधान वस्तु माना गया है सादृश्य में चित्र को। प्रसन्न नेत्र में खंजन पक्षी के समान बताया गया है। स्थिर मुख को अंडाकृति के समान दिखाया जाता है। जो स्थिर मुख होता है वो अंडाकार शेप होता है, ओवल शेप इस तरह का। और विद्ध चित्र की आकृति में दर्पण के प्रतिबिंब के समान सादृश्य होता है। वर्णिका भंग ए पैलेट ऑफ कलर स्कीम। कलर स्कीम वर्णिका भंग को कहते हैं। वर्णिका भंग को चित्रकला की सबसे कठिन साधन माना जाता है, सबसे हार्ड साधन माना जाता है। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। चित्र रचना की सामग्री एवं रंगों का निर्माण, मिश्रण के नियम एवं चित्रण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का प्रयोग वर्णिका भंग कहलाता है। प्रमुख रूप से 5 प्रकार के वर्णों का प्रयोग सूत्र में किया गया है। वो कौन कौन सा है? लाल, पीला, काला, सफेद और नीला। देखिए शॉर्टकट में ऐसे याद कर लीजिए, प्राथमिक रंग और तटस्थ रंग। इसमें आपका 2 कलर भी याद हो जाएगा। प्राथमिक कौन कौन सा होता है? लाल, पीला और नीला। लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग हो गया, प्राइमरी कलर। तटस्थ मीन्स एक्रोमेटिक कलर, ब्लैक एंड व्हाइट। ये 5 कलर्स आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे? चित्रसूत्र ग्रंथ में। अगर प्राइमरी और एक्रोमेटिक से आप जल्दी सॉल्व भी कर लेंगे एग्जाम में, क्योंकि कलर्स देखिए हम लोग को बहुत कलर्स लर्न करना है तो उसके थ्रू थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर प्राइमरी और एक्रोमेटिक को आप सिम्बलाइज करके लर्न करेंगे तो काफ़ी टाइम तक आपको रिलेट कर लीजिए एक दूसरे से तो याद रहेगा। सो नेक्स्ट कला के तत्व मीन्स एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। सबसे पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के लिए। सबसे पहले हम सरफेस लेते हैं। सरफेस मीन्स अंतराल। सबसे पहले अंतराल का क्रिएशन करते हैं। अंतराल के बाद हम रेखा के थ्रू कोई लैंडस्केप क्रिएट कर रहे होते हैं। उसके बाद किसका क्रिएशन होता है? एक रूप का क्रिएशन होता है, एक शेप क्रिएट हो जाता है, रूप का क्रिएशन होता है। रूप क्रिएशन होता है तो हम कलर अप्लाई करते हैं। जब कलर अप्लाई करते हैं तो एक टोनल वैल्यू दिखाई देती है, लाइट, मिडल और डार्क टोन। फिर लास्ट में पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद एक टेक्सचर का रिफ्लेक्शन आ जाता है। चलिए देख लेते हैं। टोटल 6 होते हैं। सबसे पहले रेखा के बारे में। रेखा मीन्स लाइन।
दो सीमाओं या दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डॉट्स इसका जो डिस्टेंस होता है उसे रेखा कहते हैं, और ये दोनों जो टू डॉट्स होते हैं और बीच में ये स्पेस खाली होता है, सिर्फ हमें दिखता है दो डॉट्स, उसको आंखों के थ्रू जो कंपोज करते हैं उसे इम्प्लाइड लाइन कहते हैं। इम्प्लाइड लाइन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए डिस्कस कर लेते हैं। इम्प्लाइड लाइन। नेक्स्ट है, भारतीय चित्रकला में रेखा का बहुत महत्व है। प्रमुख रूप से रेखा दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइंस। सरल रेखा मीन्स सिंपल लाइंस एंड वक्र रेखा मीन्स मूवमेंटेबल लाइंस। इस तरह से याद कर लें, सिंपल लाइंस होता है सरल रेखा, और वक्र रेखा ज्योमेट्रिकल भी कह सकते हैं वक्र रेखा को, या मूवमेंटेबल। जब किसी बिंदु या स्थान से एक ही तय दिशा में खींची गई उसे सरल रेखा कहते हैं। लाइक ये वाली रेखा है सरल रेखा, ठीक, सिंपल लाइंस। किसी भी रेखा को खींचते समय यदि हम किसी दिशा बदल दें, लाइक हम लाइंस खींच रहे हैं उसका डायरेक्शन चेंज कर दें, उस रेखा को बोलते हैं वक्र रेखा। देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है वक्र रेखा का। चित्र सूत्र में कहा गया है, रेखाम प्रशस्त्या चार्या, बिंदुओं के मध्य रेखीय प्रभाव को अनुभूत रेखा कहते हैं। एक ही दिशा में बढ़ाई गई दो रेखाएं जो किसी स्थान पर नहीं मिलती, उसे समांतर। समांतर रेखा सबसे आसान तरीका ये है, आप अपने रूम में देखिएगा, जब कभी फ्री लेटे होंगे बैठे होंगे तो देखिएगा एक रेखा जाती है, वो जाती ही रहती है, जो एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है, बस वो सीधे सीधे चली जाती है, तो उस रेखा को कहते हैं समांतर रेखा। नेक्स्ट है, एक ही स्थान पर बढ़ाई गई रेखाएं एक दिशा में आकार मिल जाएं असमांतर रेखा कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का आपने देखा होगा घर में वो होता है आला ताक वगैरह, कुछ इस तरह का होता है, ऐसे ये वाला जो डायरेक्शन बना हुआ है पिक्चर, तो ये वाली रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो ये जो मिलती हैं उसे असमांतर रेखाएं कहते हैं। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ रेखा का काफ़ी महत्व है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, रंग के साथ रेखा का महत्व है। रेखाएं 8 प्रकार की होती हैं और रेखा के प्रभाव प्रभाव 7 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, रेखा 8 प्रकार की होती है और रेखा के जो प्रभाव होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। सीधी खड़ी लंबवत रेखा, लंबवत रेखा मीन्स वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस का पहचान देखिए क्या क्या है, गौरव, दृढ़ता, संतुलन, स्थायित्व, आकांक्षा का प्रभाव होता है। नेक्स्ट है क्षैतिज रेखा, जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आप कैसे पहचानेंगे, देखिए उसमें क्या होता है, स्थिरता, शांति, विस्तार, निष्क्रियता, विश्राम, आराम या तथा मौन का एक प्रदर्शित होता है। इस तरह से भी समझ लीजिए, लाइक हम लोग कोई लैंडस्केप क्रिएट कर रहे होते हैं वो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस में ही बनाते हैं। कड़वत रेखा, कड़वत रेखा जो आड़ी रेखा कही जाती है, कड़वत रेखा का इसका प्रभाव है गति, मूवमेंट, या फिर ड्रामेटिक वे, नाटकीय, व्याकुलता जिससे देख के बेचैनी हो, या क्रियाशीलता, उत्तेजना, इस तरह की रेखाएं इसे कहते हैं कड़वत रेखा, डायगोनल लाइंस। कोणीय रेखा संघर्ष, आघात, असुरक्षा, व्याकुलता, अस्पष्टता, तीव्रता आदि को प्रदर्शित करती है, ये कोणीय रेखा है, लाइक मूवमेंट होता है। एक पुंजीय रेखा रेडियल लाइंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, स्वच्छंदता, शक्ति, विस्तार, प्रसार, प्रकाश, शोभा, अभिलाषा, एकाग्रता आदि का प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। चक्राकार रेखाएं, चक्राकार रेखाएं मोमेंटेबल गति पैदा करती हैं, लाइक शक्ति, गति, भ्रम आदि का प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। प्रवाही रेखाएं गति, सुंदरता, माधुर्य, निरंतरता, प्रवाह का भाव प्रदर्शित करती हैं, इस तरह से, लाइक समुद्र वगैरह का पानी हो गया, या फिर निरंतर गति। रूप मीन्स आकृति, किसी घनत्वपूर्ण वस्तु की बनावट ही रूप आकृति है जो अंतराल के किसी भाग को चारों ओर से घेरती है।
ठीक, लाइक हम कोई सरफेस लेते हैं अंतराल, फिर उस पर रूप का क्रिएशन करते हैं, रूप का। नेक्स्ट है, रूप का निश्चित आकार एवं वर्ण होता है, निश्चित आकार और वर्ण होता है रूप का, जिसका क्षेत्र या स्थान है। रेखाओं के समान रंगों से भी आकृति की रचना में सहायता मिलती है। रेखाओं के समान रंगों से भी आकृतियों की रचना सहायता मिलती है। कला में रूप को किसी निश्चित उद्देश्य से सांकेतिक, सृजित अथवा विकसित किया जाता है। रूप को अंग्रेजी भाषा में फॉर्म कहते हैं। फॉर्म बेसिकली 3D, 3 डायमेंशनल होता है, और जो शेप होता है, शेप वो 2 डायमेंशनल होता है। दोनों याद रखिएगा, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शेप 2D है और फॉर्म 3D है। रूप को अंग्रेजी भाषा में फॉर्म कहते हैं। रूप 2 प्रकार के होते हैं, नियमित और सम्मिश्रित रूप। देख लेते हैं नियमित कौन सा होता है और सम्मित कौन सा होता है। देखिए, नियमित सम्मित सिमेट्रिकल को कहते हैं, नियमित सम्मित सिमेट्रिकल को, और जो अनियमित होता है वो असम्मित असिमेट्रिकल को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वृत्त बीच से कट करेंगे, सेम डिवाइडेशन होगा, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल, इसे बीच से कट करेंगे, सेम डिवाइडेशन होगा, ये भी सिमेट्रिकल मीन्स नियमित है। और ये दूसरा वर्ग आ जाता है, इसे बीच से कट करेंगे, ये भी, और इसे बीच से कट करेंगे, ये भी। ये चारों क्या है? ये चारों हैं नियमित आकार। अब देख लेते हैं अनियमित आकार कौन सा होता है। अनियमित रूप जिसे बोलते हैं असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल शेष आधे भाग से मिलता जुलता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई जग ड्रॉ किया, तो जग ऐसे बीच से कट करेंगे तो ये सेम सिमिलर इक्वल पार्ट में कट तो होगा, लेकिन सिमिलर नहीं होगा, असिमिलर हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं अनियमित। लाइक फूल हो गया, कोई फ्लावर हम बना रहे थे, सपोज कीजिए हमने एक रोज बनाया, ठीक, रोज का क्रिएशन किए, रोज फ्लावर ड्रॉ किए हैं, ठीक। अब इस रोज फ्लावर को आप कट कीजिए, क्या ये बीच से कट करने पे इक्वल होगा? इसके पैटर्न्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। पत्ती का शेप बीच से कट करेंगे, पत्ती लाइक देखने में तो लगे कि बीच से कट करेंगे सेम हो जाएगी, लेकिन जब कट करते थोड़ा मूवमेंट होता है, सेम नहीं हो सकता। बादल, क्लाउड, ये भी सेम नहीं हो सकता। एनिमल को बीच से कट करने पे वो भी सेम नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें किसमें इंक्लूड हो जाएंगी? असिमेट्रिकल में। हाथ, पैर, पेड़, पौधे, ये सारे असिमेट्रिकल में है। रूप के प्रभाव 5 होते हैं। देख लेते हैं वो 5 प्रभाव कौन कौन से रूप के होते हैं। प्लेटो ने रूप के 2 भेद बताए हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। आयताकार रूप में शक्ति, स्थायित्व तथा एकता का भाव प्रदर्शित होता है। त्रिभुजाकार रूप में सुरक्षा, विकास, शाश्वतता, अशांति आदि का प्रभाव होता है, ये त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट है वर्गाकार, ये वाला पिक्चर वर्गाकार है। वर्गाकार रूप में स्थिरता, निरंतरता एवं दृढ़ता का परिचायक होता है। नेक्स्ट है गोलाकार रूप, शांति, सुरक्षा, लावण्य, गति आदि का भाव प्रदर्शित करता है। अंडाकार रूप लावण्य, सौंदर्य, सृजनात्मकता आदि का भाव प्रदर्शित करता है। विलोम त्रिभुजाकार रूप लिप्तता, अशांति व असुरक्षा का भाव प्रदर्शित करता है। ये वाला पिक्चर है विलोम। प्रमाण का एक अंश ताल कहलाता है। प्रमाण में एक ताल 12 अंगुल होते हैं। भारतीय कला मानीषियों ने मानव शरीर को 7.5 भागों में बांटा है, 7.5 ताल में। माइकल एंजिलो ने मानव देहाकृतियों को 8 भागों में बांटा है। भारतीय कला मानीषियों ने प्रमाण को ताल, कार्य प्रमाण अथवा मनोत्पत्ति के नाम से संबोधित किया है। प्रमाण शब्द को प्रमा नाम से संबोधित करते हैं। प्रमाण को ही संबद्धता का सिद्धांत कहते हैं। आदर्श मनुष्य कृति के लिए भारत में 9 ताल प्रमाण निर्देशक होता है। 12 अंगुल बराबर एक सिर होता है। एक सिर को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग हैं केश, ललाट,
नासिक और ओष्ठ। एंड दिस वन भावा, भाव मीन्स एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन भाव। आकृति की भंगिमा को भाव कहते हैं। भाव कला को अभिव्यक्ति देती है, एक्सप्रेशन देती है। भारतीय चित्रकला में भाव विव्यंजना का को बड़ा महत्व दिया जाता है। भावों का रसों से घनिष्ठ संबंध है। रस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम भरत मुनि ने किया। भरत मुनि ने 8 रसों और उनके 8 स्थायी भाव बताए हैं। अभिनव गुप्त ने नव रस की खोज किए थे। नवा रस शांत रस है, उसका स्थायी भाव निर्वेग है। रसा देख लेते हैं। श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करूर का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, जुगुप्सा का विभुत्सा का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत का विभुत्स। भाव किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होता है। चित्रसूत्र में कहा गया है कि घरों में श्रृंगार, हास्य अथवा शांत रसों के चित्र रखने चाहिए। राजभवन तथा देवालय में सभी रसों के चित्र रखे जा सकते हैं। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन व उद्दीपन। अनुभाव के 3 भेद हैं, कायिक, मानसिक व सात्विक। संचारी भाव की संख्या टोटल 33 होती है। नेक्स्ट है सादृश्य, लावण्य। लावण्य योजना मीन्स ग्रेसफुल ब्यूटी, अट्रैक्शन। देख लेते हैं। लावण्य चित्र में सौंदर्य की दृष्टि हेतु लावण्य योजना की जाती है। रूप कुमार ने उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ में कहा है कि जिस प्रकार हथेली पर रखे मोती को हिलाने से उसके अभ्यंतर से तरलता निकलती प्रतीत होती है, उसी प्रकार अंगों में लावण्य झलकता है। लावण्य योजना का अर्थ रूप का सौंदर्य अर्थात बाह्य सौंदर्य होता है। लावण्य योजना के द्वारा सुंदरता प्रकट होती है। वर्ण के 3 प्रधान गुण हैं, रंगत ह्यू, मान वैल्यू और संघनता क्रोमा या इंटेंसिटी और क्रोमा सेम इसी को कहते हैं। अगर ह्यू, वैल्यू और इंटेंसिटी को पहचानना होगा तो देखिए, ह्यू लाइक लालपन, पीलापन। जो रंगत होती है उसे ह्यू कहते हैं, रंगों के स्वभाव, प्रकृति, रंगत को ह्यू कहते हैं। मान वैल्यू, हल्कापन, गहरापन, वैल्यू मान कहा जाता है। नेक्स्ट है संघनता। संघनता का अभिप्राय प्रायः चटकदार रंगों से होता है। रंग में चटकपन शुद्धता के कारण होता है। अब देखिए कैसे पहचानेंगे प्राथमिक कलर कौन कौन से होते हैं उनको। तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं। ये रंग किसी भी रंग के मिश्रण नहीं होते, ये अपने में प्योरिटी कलर्स होते हैं, ठीक है। लाइक रेड, येलो एंड ब्लू, लाल, पीला, नीला। प्रकाश की रंगतें भी 3 होती हैं, लाल, हरा और नीला। दोनों याद रखिएगा। देखिए प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, रेड, येलो और ब्लू, ये प्राइमरी कलर है। और प्रकाश के प्राइमरी कलर हैं आरजीबी। यहाँ पे येलो हटाकर ग्रीन रख दिया गया है, ये प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। एंड आई होप सो क्लियर हो गया होगा प्राइमरी कलर्स। अब देखिए प्राइमरी कलर्स 1 प्राइमरी और 1 प्राइमरी को जब हम मिक्स करते हैं किन्हीं 2 प्राथमिक को, तो हमारा द्वितीयक रंग मीन्स सेकेंडरी कलर बनता है। सेकेंडरी कलर कैसे बनेगा, लाल और पीला मिक्स करेंगे नारंगी बनेगा, पीला और नीला मिक्स करेंगे हरा बनेगा, नीला और लाल मिक्स करेंगे बैंगनी। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम से समझिए, ये जो डायग्राम है लाल, पीला और नीला, इन 2 कलर्स को जब हमने मिक्स किया तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बने। ठीक, ऐसे याद कर लीजिए, काफ़ी आसान है। डायग्राम के थ्रू ही क्वेश्चन एग्जाम में भी सॉल्व कीजिएगा, कभी रॉन्ग नहीं होंगे आपके क्वेश्चन। प्राथमिक तथा द्वितीयक रंग के मिश्रण से तृतीयक रंग
मध्यवर्ती रंग बनते हैं। लाइक तृतीयक रंग टोटल कितने होते हैं, वो 6 होते हैं। प्राग के अनुसार तृतीयक रंग अलीव, रसैट और सिरगट होते हैं। प्राग के अकॉर्डिंग देख लीजिए कलर्स। देखिए प्राग के अकॉर्डिंग कलर्स लाइक रसैट नारंगी और वो सिरटन रसैट, ये प्राग के अकॉर्डिंग है। और अलिम्ब, ये 3 हैं प्राग के अकॉर्डिंग। और ये डायग्राम है लाइक पीला, हरा, नीला, बैगनी, लाल, नारंगी। और नेक्स्ट है टर्शरी कलर। टर्शरी कलर देखिए, टर्शरी कलर का डायग्राम देखिए। सबसे पहले 3 प्राइमरी कलर्स को कंपोज किया गया है, रेड, येलो और ब्लू को। फिर 3 सेकेंडरी कलर को कंपोज किया गया है, लाइक ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट बैगनी को। फिर ये 1 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी जब मिक्स हुए हैं तो हमारा टर्शरी कलर लाइक लाल नारंगी, नारंगी पीला, पीला हरा, हरा नीला, नीला बैगनी और बैगनी लाल, इस तरह से डायग्राम है। मनोवैज्ञानिक आधार पर रंगतें 4 होती हैं, लाल, पीला, नीला और हरा। पीले रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है, येलो कलर में जो प्रकाश की मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है। लाल रंग में कंपन गति सबसे कम होती है तथा तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाला रंग लाल होता है, जिसे अग्रगामी रंग भी कहते हैं। यह रंग उष्ण होते हैं, गर्म होते हैं, रेड कलर। बैगनी रंग की तरंग लंबाई सबसे कम होती है और इसकी कंपन गति सबसे अधिक होती है बैगनी रंग की। किस तरह से समझेंगे, लाइक VIBGYOR, ये विग्योर कलर्स हैं। और यहाँ पर एक कांच रखा हुआ है, प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू ये यहाँ पर सनलाइट का इफेक्ट जा रहा है प्रिज्म के अंदर, तो फिर ये 7 कलर्स निकल रहे हैं। तो 7 कलर्स में देखिए जो ये वॉलेट है, बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, लेकिन इसकी कंपन गति सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है। और ये जो रेड कलर है, रेड कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है और कंपन गति सबसे कम है। दोनों को अपोजिट कर लीजिए, जस्ट बिकॉज यहाँ पे सूर्य की रोशनी, सनलाइट का इफेक्ट की वजह से। काले व सफेद रंग की अनुभूति रोड्स के द्वारा होती है। रोड्स के द्वारा हम ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स को देखते हैं। लाल, पीला, नीला आदि रंगों की अनुभूति जो मल्टी कलर्स देखते हैं वो कोन्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये दोनों आंखों में एक रेटिना होती है, कोन्स और रोड्स। कोन्स के द्वारा हम जितने भी हमें कलर्स दिखाई देते हैं वो कोन्स के द्वारा दिखाई देते हैं, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट कलर जो हमें दिखता है वो रोड्स के द्वारा दिखता है। तो रोड से याद कर लीजिएगा ब्लैक एंड व्हाइट कलर। कोन्स कोन्स के ठीक ढंग से काम न करने पर वर्णागंधा होती है। काले व सफेद रंग को तटस्थ रंग भी कहा जाता है। तटस्थ मीन्स एक्रोमेटिक कलर। एक्रोमेटिक कलर किसे कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स को। श्वेत श्याम मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स। उदासीन रंग या धूसर रंग होते हैं, धूसर रंग कहते हैं, या एक्रोमेटिक वर्ण शून्य कहा जाता है। वर्ण चक्र के प्राथमिक रंगों के परस्पर सामने के रंग पूरक अपोजिट कहलाते हैं। जो वर्ण चक्र होता है, लाइक ये वर्ण चक्र हो गया, इस तरह से डायग्राम बना के देखिएगा। इसके आमने सामने के जो कलर्स होंगे वो अपोजिट कलर कहलाएंगे, मीन्स पूरक रंग। इनमें एक रंग प्रथम श्रेणी का होता है और दूसरा द्वितीय श्रेणी का होता है। वो सेम जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी का डायग्राम बनाया था उसी डायग्राम को फॉलो कीजिएगा। उसके जो आमने सामने के कलर्स होंगे वो अपोजिट कलर पूरक रंग हो जाएंगे। जैसे लाल का विरोधी हरा, पीले का विरोधी बैगनी तथा नीले का विरोधी नारंगी होता है। वर्ण चक्र के आमने सामने का रंग विरोधी होता है। लाल, पीला, नारंगी रंग उष्ण स्वभाव का, ये सब गर्म कलर्स होते हैं। वे वर्ण सूर्य के समीप होते हैं,
इसकी तरंग गति सबसे अधिक होती है और इसी कलर्स को अग्रगामी रंग भी कहते हैं। हरा, नीला ठंडा या शीतल वर्ण होता है। इस रंग की तरंग गति कम होती है और इसे पृष्ठगामी रंग कहते हैं। अक्षपटल के पार्श्व भाग में रोड्स तथा कोन्स दो सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ है मार्कंडेय मुनि का तथा शिल्प रत्न में प्राथमिक रंगतों को सुधावर्ण तथा मूल वर्ण कहा जाता है। वर्ण चक्र में जो निकटवर्ती रंग हैं और एक ही परिवार के रंग हैं वो समीपस्थ वर्ण कहलाते हैं। जैसे पीला, पीला नारंगी, नारंगी जिसमें पीला रंग सभी में उपस्थित हो। एक वर्णीय योजना एक्रोमेटिक कलर्स किसे कहते हैं? देखिए, जो एक ही रंग के विभिन्न बलों का प्रयोग लाइक एक ही कलर से पूरी पेंटिंग को कंप्लीट करना, लाइक नीला, हल्का नीला और गहरा नीला। बहुवर्णीय पॉलीक्रोमेटिक कलर जिसमें काफी सारे कलर्स का यूज करते हैं। श्वेत श्याम वर्णों से चित्रण करने को वर्ण शून्य एक्रोमेटिक कलर कहते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने 1660 ईस्वी में वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल ये सभी इंद्रधनुषीय रंग हैं। इनकी संख्या 7 होती है। विबग्योर कलर्स कहते हैं इन्हें। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड, जर्मन वैज्ञानिक थे। ओस्टवाल्ड के अकॉर्डिंग 4 प्राथमिक मुख्य रंगतों को आधार बनाया गया। इन्हीं के आधार पर 4 प्राथमिक हैं, 4 द्वितीयक हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। दोनों ध्यान रखिएगा, 4 प्राथमिक 4 द्वितीयक, पूरे 8 रंगतें इनके वर्ण चक्र में आता है। लाल, पीला, हरा, नीला ये प्राइमरी कलर्स हैं ये चारों। ठीक, अब दूसरा है नारंगी, समुद्री हरा सेकेंडरी, बैगनी, पत्ती हरा, सैप ग्रीन जिसे कहते हैं, ये सब सेकेंडरी कलर्स हैं। और टोटल इनके कलर व्हील में 24 ह्यूज 24 रंगतें दिखती हैं। वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वस्तु काली दिखाई देती है। ओस्टवाल्ड ने आदर्श वृत्त में 24 रंगतें जिस रंग में आर पार दिखाई नहीं पड़ता उसे अपारदर्शी ओपैक कलर कहते हैं। कौन सा कलर? ओपैक कलर। जैसे ऑयल कलर, पोस्टर कलर और टेम्परा कलर। जिस रंग में आर पार दिखता है उसे ट्रांसपेरेंट कलर कहते हैं, लाइक पारदर्शी रंग। जैसे एक रंग के ऊपर यदि दूसरा रंग चढ़ाया जाए तो पहला रंग दिखाई दे। लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, क्रोध का, कुटिलता, भयानकता को दर्शाता है। लाल रंग गर्म होता है, गर्मी के साथ मन में हलचल पैदा करता है। पीले रंग में प्रकाश का प्रभाव अधिक होता है। पीला रंग ज्योतिष का घोतक है। नारंगी रंग ज्ञान को प्रकट करता है। नीला रंग शीतलता को प्रकट करता है तथा शांति और अहिंसा का प्रतीक है। काला रंग शोक, अज्ञानता, विरोध तथा बुराइयों का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि, ताजगी को प्रकट करता है। रंग की संघनता तटस्थ रंग मिलने से कम होती है। सफेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगों को टिंट कहते हैं। रंगत के हल्केपन व गहरेपन को तान कहते हैं। तान मीन्स टोन कहते हैं। तान के रंगत में सफेद अथवा काले के परिणाम को दर्शित करता है। इसको मान या प्रकाश भी कहते हैं। तान का प्रयोग से
तान के प्रयोग से द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। 2D सरफेस पे 3D इफेक्ट किसके थ्रू दिखाया जा सकता है? तो टोन के थ्रू। चित्र में तान का प्रयोग संपूर्ण चित्र में होता है। तान का यूज पेंटिंग्स में होना ही होता है, और जब होता है तो कौन कौन से टोन का यूज करते हैं? लाइट, मिडल और डार्क टोन का। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, सपोज कीजिए एक ग्लास, ठीक, कुछ भी ग्लास XYZ, तो इसको सबसे पहले हम लाइट टोन दिखाते हैं, उसके बाद मिडल टोन दिखाते हैं, फिर देन लास्ट में डार्क टोन दिखाते हैं। पोत बेसिकली टेक्सचर को बोलते हैं। टेक्सचर टेक्सचर डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं, देख लेते हैं। किसी वस्तु के धरातल की बनावट को गुड़िया पोत कहते हैं। चित्र में अंतराल की एक रास्ता को पोत की सहायता से भंग किया जाता है। धरातल की बुनावट को छूने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे स्पर्श ज्ञान कहते हैं। पोत प्रमुखतः 3 प्रकार के होते हैं: प्राप्त पोत, अनुकृति पोत और सृजित। प्राप्त पोत नेचुरल, और सृजित जो क्रिएट करते हैं, अनुकृत जिसे कॉपी करते हैं, कॉपी टेक्सचर। 3 होते हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार 3 होते हैं, और वैसे तो टेक्सचर 2 होते हैं। प्रकृति निर्मित वस्तुओं का धरातलीय गुण प्राप्त पोत कहलाता है। प्राप्त पोत का सबसे अच्छा उदाहरण शिला चित्र, रॉक पेंटिंग सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। प्राकृति प्रदत्त पोत, जो प्राकृति पोत होता है वो अनुकरण करके निर्मित लाइक कॉपी इमिटेशंस के थ्रू डिपिक्ट किया जाता है, अनुकृति पोत। अनुकृति पोत का सबसे अच्छा उदाहरण कंपनी शैली के चित्रों में देखने को मिलेगा आपको। सृजित पोत 20वीं सदी में इसकी खोज हुई थी, सृजित पोत की। अंतराल बोलते हैं सरफेस को। अंतराल चित्र का वह तत्व है जो प्रत्येक रूपाकार एवं तत्वों को अपने में समाहित करता है। द्विआयामी 2 डायमेंशनल चित्रभूमि ही चित्र का अंतराल होता है। अंतराल कलाकार का कार्यकक्ष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, अंतराल कलाकार का कार्यकक्ष है, क्योंकि विदाउट सरफेस तो हम पेंटिंग कर ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है, अंतराल वह स्थान है जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थिर होता है, स्पर्शनीय वस्तु स्थित होती है। कला मर्मज्ञों ने अंतराल को प्रथम स्थान न देकर अंतिम स्थान दिया है। कोरे धरातल का रिक्त स्थान ही अंतराल है। क्षैतिज एवं ऊर्ध्व रेखाओं के प्रयोग से प्रायः द्विआयामी अंतराल का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। चित्रभूमि के अंतराल को सम विभाजन तथा असम विभाजन में बांटा जाता है। सम और असम 2 विभाजन देख लेते हैं, वो कौन से। सम विभाजन, चित्रभूमि के केंद्र से सभी दिशाओं में समान कोण अथवा चाप अंकित किए जाते हैं। चित्रभूमि में जितने भाग बनेंगे सब में संतुलन रहेगा। असम विभाजन, चित्र में गति तथा तनाव उत्पन्न करने हेतु अंतराल का असम विभाजन किया जा सकता है। चित्रतल का वह भाग जो हमें मुख्य रूप से आकर्षित करता है सक्रिय अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है? सक्रिय अंतराल। चित्र की प्रधान एवं महत्वपूर्ण आकृति अंकित हो। चित्र का शेष भाग जो प्रायः पृष्ठभूमि के पूर्व में रहता है सहायक अंतराल कहलाता है। अंतराल को ग्रंथों में भूमि बंधन स्थान निरुपेक्ष माना जाता है। स्थान निरुपेक्ष अंतराल को भूमि बंधन किसने कहा? अंतराल को भूमि बंधन सम्रांगण सूत्रधार में राजा भोज ने ये नाम दिया अंतराल को। सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन। नेक्स्ट है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या कहा गया है?
विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ में अंतराल को स्थान कहा गया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडे मुनि का है, मार्कंडे मुनि का है, मुनि का ग्रंथ है, उसमें कहा गया है स्थान। और थर्ड आ जाता है अभिलाषितार चिंतामणि। अभिलाषितार चिंतामणि में स्थान को स्थान निरूपोच कहा गया। स्थान निरूपेच और अभिलाषितार चिंतामणि है सोमेश्वर का, सोमेश्वर का है। नेक्स्ट है स्वर्णिम विभाजन पद्धति यूनान वासियों ने कहा, यूक्लिड, किसने? यूक्लिड ने, यूक्लिड ने कहा। गोल्डन सेक्शन का रूल फॉलो किया, उसे बोलते हैं स्वर्णिम विभाजन गोल्डन सेक्शन। यूनान के रहने वाले थे यूक्लिड, इन्होंने गोल्डन सेक्शन रूल बताए हैं अंतराल में।